नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने वास्को डी गामा के भारत आगमन, उनके द्वारा वापस यूरोप लौटने पर हुए लाभ और पुर्तगाली व्यापार के भारत में एस्टेब्लिश होने के प्रारंभिक स्वरूप के बारे में चर्चा की। हमने पहले पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के कार्यकाल के बारे में भी चर्चा की। इस वीडियो में हम अल्मीडा के बाद के जो पुर्तगाली गवर्नर हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 से 1509 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल रहते हैं। उनके बाद जो अगले गवर्नर जनरल आते हैं उनका नाम है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जो कि 1509 से 1515 ईस्वी तक भारत में पुर्तगाली गवर्नर के रूप में कार्य करते हैं। अल्फांसो डी अल्बुकर्क के नाम को आप अल्फोंसो मैंगोस के नाम से भी याद रख सकते हैं, जैसा कि यहाँ स्क्रीन पर लिखा हुआ भी है। अल्फोंसो एक्चुअली एक तरीके का मैंगो का टाइप है, उनकी मैंगो की एक स्पीशीज है। तो यहाँ आप इस तरीके से भी अल्फांसो डी अल्बुकर्क के नाम को याद रख सकते हैं। अल्फांसो डी अल्बुकर्क दरअसल भारत में पुर्तगीज शक्ति के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं और इस वजह से इन्हें जो उपाधियां मिली हैं वो भी इसी तरीके की हैं, जैसे कि अ मिलिट्री जीनियस, द सीजर ऑफ द ईस्ट, लॉयंस ऑफ द सीज, पोर्चुगीज मार्स, द ग्रेट, द टेरिबल। इस तरीके की उपाधियां इन्हें प्राप्त होती हैं। इस तरीके की उपाधियां जब इन्हें प्राप्त हुई हैं तो ऑब्वियस है कि इनके द्वारा जो भारत में पुर्तगाली व्यापार को सुदृढ़ स्वरूप प्रदान किया गया है वो भी उसी प्रकार का होगा। तो इनका जो सबसे पहला स्टेप हम देखते हैं 1509 में आने के बाद, ये 1510 में ही बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा पर अधिकार कर लेते हैं और गोवा जो है वो आगे चल कर के हम देखेंगे कि पुर्तगाली शासन का सेंटर बनता है। आप एक बात नोट कीजिएगा कि गोवा पर पुर्तगालियों के द्वारा 1510 में ही अधिकार कर लिया गया था, जबकि 1526 में मुगल जो है वो भारत आते हैं। जैसा कि हमने इससे पहले के वीडियोस में भी चर्चा की कि पुर्तगाली मुगलों से पहले भारत में आते हैं और उनसे पहले आकर के यहाँ पर एस्टेब्लिश होते हैं। तो 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान से गोवा पर इनके द्वारा अधिकार कर लिया गया। अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है वो भारत में 3 तरीके की पॉलिसीज जो है वो अपनाते हैं, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में बात की कि पुर्तगालियों के भारत आने के पीछे न केवल आर्थिक कारण जिम्मेदार थे बल्कि धार्मिक कारण भी जिम्मेदार थे। तो इनकी जो 3 फोल्ड पॉलिसी है उसमें सबसे पहला पॉइंट है इस्लाम का मुकाबला करना, कॉम्बेटिंग इस्लाम। दूसरा जो फैक्टर है वो है क्रिश्चियनिटी यानी कि ईसाई धर्म को फैलाना, और इस दिशा में हम देखेंगे कि अल्बुकर्क कुछ कदम उठाते भी हैं। और तीसरा है कि मसालों के व्यापार पर और एशिया का जितना भी व्यापार है उस पर पुर्तगालियों का एकाधिकार स्थापित करना। तो इस कारण से अल्बुकर्क जो है वो इन 3 तरीके की पॉलिसीज अपनाने के कारण कुछ अलग स्टेप्स जो है वो उठाते हैं। जैसे कि ये मुस्लिम्स को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, क्योंकि अरबी हम देख रहे हैं कि पहले व्यापार में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे और एक तरीके से भारतीय व्यापार पर उनका ही एकाधिकार था। तो आर्थिक कारणों की वजह से भी और धार्मिक कारणों की वजह से भी ये मुस्लिम्स को परेशान करना शुरू कर देते हैं और ये भारत में एक स्थायी पुर्तगीज आबादी बसाना चाहते हैं। इनका उद्देश्य व्यापार से आगे जाकर के एक सुदृढ़ तरीके से यहाँ पर शासन व्यवस्था स्थापित करने की दिशा की तरफ हो सकता है। एक संकेत हमें इसलिए मिलता है क्योंकि ये भारत में स्थायी पुर्तगीज आबादी जो है उसको बसाना चाहते हैं और उसके लिए वो पुर्तगालियों की लोकल जो वुमेन होती हैं, यहाँ की भारतीय नारियां जो होती हैं, उनसे विवाह को ये बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं। इन्हें ड्यूक ऑफ गोवा भी कहा जाता है क्योंकि गोवा जो है वो इनके द्वारा अधिकृत किया जाता है। इनकी जब मृत्यु होती है तो इन्हें सबसे पहले गोवा में दफनाया जाता है और इसके बाद इन्हें वापस अपनी होम कंट्री यानी कि पुर्तगाल इनके अवशेष जो है वो ले जाए जाते हैं। जैसे कि हमने बात की कि ये भारत में पुर्तगीज शक्ति के वास्तविक संस्थापक हैं। कोचीन को ये अपना मुख्यालय बनाते हैं, जो कि भारत में पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री है। 1510 में ये गोवा पर तो अधिकार करते ही हैं, 1511 में ये मलक्का पर भी अधिकार कर लेते हैं, जो कि दक्षिणी पूर्वी एशिया में स्थित है।
और 1515 में ये हरमुज पर अधिकार कर लेते हैं। हरमुज फारस की खाड़ी में स्थित एक बंदरगाह था। तो ये न केवल भारत में व्यापार पर कंसंट्रेट कर रहे हैं, बल्कि ये दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्र और फारस की खाड़ी के व्यापार को भी कंट्रोल में लाना चाहते हैं। और इन्होंने विजयनगर के जो शासक थे कृष्णदेवराय, उनसे भी मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने की कोशिश की और उसके लिए उन्होंने फादर लुई को विजयनगर के दरबार में भेजा, जिसका उद्देश्य था विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय से फैक्ट्री के लिए जमीन प्राप्त करना। और इनका जो एक बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट हम कह सकते हैं वो ये था कि इन्होंने अपने क्षेत्र में सती प्रथा को बैन कर दिया था। तो ये हमने बात की अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में, जो कि भारत में पुर्तगीज शक्ति के एक ओरिजिनल फाउंडर के नाम से जाने जाते हैं। इनके बाद जो प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर हैं उनके नाम है नीनो डी कुन्हा और मार्टिन अफोंसो डिसूजा। अब हम इनके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नीनो डी कुन्हा के बारे में, जो कि 1529 ईस्वी से लेकर 1538 ईस्वी तक भारत में पुर्तगाली गवर्नर के रूप में रहते हैं। हमने देखा था कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो हैं वो कोचीन को अपना हेडक्वार्टर बनाते हैं, लेकिन नीनो डी कुन्हा गोवा को अपना हेडक्वार्टर बनाते हैं। ये अपना मुख्यालय जो है वो कोचीन से गोवा में शिफ्ट कर देते हैं। इसके अलावा इनके द्वारा बक्सई नाम के एक जगह पर अधिकार किया जाता है और उसका नामकरण कर दिया जाता है बसीन, जो कि एक पुर्तगाली शब्द है और अब यह मुंबई में स्थित वसाई के नाम से प्रसिद्ध है। बक्सी या बसीन पर इनके द्वारा गुजरात के शासक बहादुर शाह से युद्ध के बाद अधिकार किया गया था। तो ये हमने बात की नीनो डी कुन्हा के बारे में। इसके अलावा नीनो डी कुन्हा जो है और भी बहुत सारी जगहों पर अपनी बस्ती स्थापित करते हैं, जैसे कि मद्रास के निकट सेंथोम नामक स्थान पर ये पुर्तगाली बस्ती स्थापित करते हैं। बंगाल में हुगली नामक स्थान पर ये अपनी बस्ती स्थापित करते हैं। और दीव जो है, दमन दीव का नाम आपने सुना होगा, तो दीव जो है वहां पर भी ये अपनी बस्ती जो है वो पुर्तगालियों की स्थापित करते हैं। तो इससे पहले तो हम देख रहे थे कि पुर्तगाली जो है वो सिर्फ साउथ इंडिया में कॉन्सेंट्रेटेड है, जैसे कोचीन हो गया, कन्नूर हो गया, कालीकट वाला एरिया हो गया, है ना। लेकिन ये जो है वो उससे भी आगे बढ़ते हैं, अपना एरिया जो है उसको और अधिक विस्तृत करते हैं और हुगली बंगाल तक ये अपनी बस्ती जो है वो स्थापित करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से पुर्तगालियों का कंट्रोल जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। नीनो डी कुन्हा के बाद हम बात कर रहे हैं मार्टिन अफोंसो डिसूजा के बारे में, जो कि 1542 ईस्वी में भारत में पुर्तगाली गवर्नर बनकर आते हैं। इनके समय की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इनके साथ ईसाई मिशनरी सेंट फ्रांसिस जेवियर गोवा आते हैं। आपने बहुत सारे कॉलेजेस के नाम ऐसे सुने होंगे या स्कूल्स के, कॉन्वेंट स्कूल्स के नाम सुने होंगे जो कि सेंट जेवियर के नाम पर पड़े हुए हैं। ये वही सेंट जेवियर है जो कि भारत में मार्टिन अफोंसो डिसूजा के साथ आते हैं। तो भारत में जो पहले ईसाई मिशनरी आते हैं वो एक्चुअली पुर्तगीज थे, पुर्तगाली थे। और सबसे पहले वो कहाँ पर एस्टेब्लिश होते हैं, तो वो गोवा में एस्टेब्लिश होते हैं। और ये जो सेंट जेवियर हैं उनके अवशेष जो हैं, उनके अवशेषों पर एक चर्च का निर्माण किया गया था गोवा में, जिसका नाम रखा गया बॉम जीसस बेसिलिका। बेसिलिका का मतलब होता है चर्च और बॉम जीसस का मतलब होता है होली जीसस, जीसस यानी कि ईसा मसीह। तो ये जो बॉम जीसस बेसिलिका जो कि गोवा में स्थित है वो अभी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी घोषित की जा चुकी है। तो हमने यहाँ पे बात की नीनो डी कुन्हा के बारे में और मार्टिन अफोंसो डिसूजा के बारे में। तो यहाँ पे हमने अभी तक समझा कि किस तरीके से पुर्तगालियों का जो कंट्रोल है वो बढ़ता जा रहा है। और 16वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि हिंद महासागर एक तरीके से पुर्तगाली सागर के रूप में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि हमने देखा कि मलक्का पर भी इनका अधिकार हो गया था, हरमुज पर भी इनका अधिकार हो गया था। लेकिन वक्त के साथ हम देखेंगे कि जैसे जैसे दूसरी यूरोपीय शक्तियां भारत पहुंचती हैं तो वो एक तरीके से पुर्तगालियों को कॉम्पीट करने लग जाती हैं। तो इस वजह से इनके साथ पुर्तगालियों के युद्ध होते हैं। जैसे कि पहला युद्ध इनका होता है डचों के साथ, जो कि बांटम के समीप लड़ा जाता है 1602 में।
उसमें पुर्तगाली परास्त होते हैं और डच जो है उनको विजय प्राप्त होती है। दूसरा युद्ध इनका अंग्रेजों से होता है 1611 में, जिसे हम स्वाली के युद्ध के नाम से जानते हैं। स्वाली सूरत के निकट एक स्थान है, वहां पर यह युद्ध लड़ा जाता है और इस युद्ध में भी इनकी पराजय होती है और अंग्रेजों की विजय होती है। अब इनके जितने भी महत्वपूर्ण स्थान हैं उन पर अलग अलग शक्तियों के द्वारा अधिकार कर लिया जाता है। जैसे कि 1641 में डच जो हैं वो इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण बस्ती मलक्का पर अधिकार कर लेते हैं। अंग्रेज जो हैं वो 1628 में फारस की खाड़ी में स्थित हरमुज पर अधिकार कर लेते हैं। हुगली जो कि बंगाल में स्थित है, इनके द्वारा बसाई गई एक बस्ती थी, उस पर शाहजहां के समय पे मुगलों का अधिकार हो जाता है। मराठे जो है, क्योंकि मराठा पावर भी इस समय तक इमर्ज हो ही चुका है और अपने बहुत अच्छे पीरियड में वो चल रहा है, तो साष्टी और बसई पर 1740 में मराठों द्वारा अधिकार कर लिया जाता है। धीरे धीरे इनकी जितनी भी महत्वपूर्ण बस्तियां होती हैं उन पर इस तरीके से दूसरी पावर्स जो है उनका कंट्रोल एस्टेब्लिश हो जाता है। अंत तक पुर्तगालियों के पास सिर्फ गोवा, दमन और दीव ये 3 एरिया ही महत्वपूर्ण रूप से बचते हैं और इन पर 1961 ईस्वी तक पुर्तगालियों का अधिकार रहता है। यानी कि भारत की स्वतंत्रता के भी बाद तक, भारत 1947 में आजाद होता है, लेकिन गोवा, दमन और दीव 1947 के बाद भी पुर्तगालियों के अधिकार में ही रहते हैं और अंत में 1961 में गोवा, दमन और दीव को स्वतंत्रता जो है वो पुर्तगाली आधिपत्य से प्राप्त होती है। तो इस कारण से हम देखते भी हैं कि गोवा जो है वो लगभग 450 साल तक पुर्तगालियों के अधिकार में रहता है और उस वजह से गोवा का जो कल्चर है वो भी एक तरीके का अलग यूनिक कल्चर है और वहां पर हम देखते हैं कि यूरोपीय प्रभाव ज्यादा हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हमने बात की कि पुर्तगाली किस तरीके से भारत में आए, उन्होंने किन किन जगहों पर अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश किया, लेकिन जब उनको अन्य शक्तियों के द्वारा प्रतिस्पर्धा मिलने लगी तो किस तरीके से वो कमजोर पड़ने लगे और अन्य शक्तियों के द्वारा उनके महत्वपूर्ण स्थलों पर अधिकार कर लिया गया। आज की वीडियो में हम इतनी ही बात करने वाले हैं। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से पुर्तगालियों ने भारत में नियंत्रण स्थापित किया था, किस तरीके का सिस्टम उन्होंने डेवलप किया था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।